महामारी के बीच आखिरकार बिहार विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण खत्म हो गए हैं। इस चुनाव में एनडीए अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहा। अब बीजेपी की नजर अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों पर है, जिसकी तैयारी पार्टी ने काफी दिनों पहले से शुरू कर दी है। सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि अगले साल एक केंद्र शासित राज्य समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि ये राज्य कौन कौन से हैं। बिहार का विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से निपट गया है। कोरोना महामारी के बीच चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव खत्म कराए। चुनाव आयोग के लिए बिहार का चुनाव ऐतिहासिक रहा, क्योंकि जब पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण से जूझ रही है और एहतियात के तौर पर कई तरह के प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं, ऐसे में हर प्रकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए चुनाव पूरी तरह खत्म कराना बड़ी उपलब्धि है। अब चुनाव आयोग की नजर अगले साल के विधानसभा चुनावों पर है, जिसमें कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी सहित 5 राज्य हैं, जहां 2021 में चुनाव होने हैं। अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के नाम हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं। वर्तमान में यहां तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में ममता की टीएमसी ने सबसे ज्यादा 211 सीटें, कांग्रेस ने 44, लेफ्ट ने 26 और बीजेपी ने मात्र 3 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी, जबकि अन्य ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। यहां बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए। असम, इस राज्य में विधानसभा की 126 सीटें हैं। वर्तमान में यहां एनडीए की सरकार है और सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी 89 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसने 60 सीटें जीती थी। वहीं असम गण परिषद ने 30 सीटों पर चुनाव लड़कर 14 सीटें और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 13 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटें जीती थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने 122 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 26 सीटों पर कब्जा किया था। यहां बहुमत के लिए 64 सीटें चाहिए। तमिलनाडु, इस राज्य में विधानसभा की 234 सीटें हैं। वर्तमान में यहां ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी AIADMK की सरकार है और ई पलानीस्वामी मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में AIADMK ने 136 और मुख्य विपक्षी पार्टी DMK ने 89 सीटें जीती थी। यहां बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए। पुडुचेरी, केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी में विधानसभा की कुल 30 सीटें हैं। वर्तमान में यहां कांग्रेस की सरकार है और वी नारायणसामी मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 15 सीटें जीती थीं। वहीं ऑल इंडिया NR कांग्रेस ने 30 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 8 सीटें जीती थीं। अन्य के खातों में 7 सीटें गई थीं। यहां बहुमत के लिए 16 सीटें चाहिए। केरल, इस राज्य में विधानसभा की 140 सीटें हैं। वर्तमान में यहां CPIM के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी LDF की सरकार है और पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में LDF को 91 और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF को 47 सीटें मिली थी। यहां बहुमत के लिए 71 सीटें चाहिए। आपको बता दें कि इन राज्यों में सबसे चर्चित पश्चिम बंगाल है, जहां तृणमूल कांग्रेस पार्टी का शासन है और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी को चुनौती देने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी ओर ममता बनर्जी का कहना है कि सरकार टीएमसी की ही बनेगी, भले ही कोई दूसरी पार्टी कितना भी जोर लगा ले। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनावों में किस पार्टी की क्या रणनीति होती है और कौन सी पार्टी किसे हराने में कामयाब हो पाती है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे
हमारे देश में इन दिनों लव जिहाद यानी दूसरे धर्म में शादी करने के मामले चर्चा में बने हुए हैं। कई संगठन दूसरे धर्म में शादी करने को लेकर विरोध कर रहे हैं और सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। यूपी में तो इसे लेकर कानून भी बना दिया गया है, जिसके बाद कई और राज्य भी ऐसा कानून बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां दूसरे धर्मों में शादी की मनाही है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रलोभन देकर या दूसरी तरह से मायाजाल में फंसाकर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने वाले तत्वों और संगठनों पर शिकंजा कसने के लिए अब सरकार एक्टिव हो गई है। वैसे तो देश में धर्मांतरण निरोधक कानून बनाने की मांग कई दशकों से उठ रही है और इस संबंध में पहली बार 1954 में संसद में कानून बनाने का असफल प्रयास भी किया गया था और अब एक बार फिर इस दिशा में सरकार कदम उठा रही है। इससे पहले हाल ही में एक विज्ञापन में एक हिंदू लड़की को मुस्लिम बहू दिखाए जाने पर ये विवाद और भी ज्यादा गर्मा गया था। विवादों में घिरने के बाद तनिष्क ने इस विज्ञापन को दिखाना बंद कर दिया। आपको बता दें कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां अंतर धार्मिक विवाह पर सख्त पाबंदी है। ज्यादातर अरब और मध्य पूर्व के देश इस लिस्ट में शामिल हैं। मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब, कतर, यमन, ईरान, लेबनान, इजराइल, लीबिया, मॉरिटानिया और इंडोनेशिया ऐसे देश हैं जहां सिविल मैरिज यानी अलग धर्म में शादी मान्य नहीं है। इजराइल, सीरिया और लेबनान जैसे देश इस्लाम, ईसाई, यहूदी जैसे धर्मों को तो मान्यता देते हैं, लेकिन एक ही धर्म में आपस में ही शादियों की इजाजत है। लेबनान और सीरिया में तो स्थिति इतनी कठोर है कि इन देशों के बाहर हुए अंतर धार्मिक शादी को भी मान्य नहीं किया जाता। वहीं मिस्र में खास मामलों में सिविल मैरिज के लिए शर्तें बड़ी पेचीदा हैं। इसके लिए थका देने वाली कागजी कार्रवाई होती है। विदेशों से इसके लिए दूतावास से जरूरी कागजात जुटाने होते हैं। असल में इस तरह की व्यवस्थाओं से उन लोगों के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं जिन्हें तलाक नहीं मिल पा रहा होता है या जिनके धर्म में तलाक की इजाजत नहीं होती है। इन देशों के अलावा मलेशिया ऐसा देश है जहां सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए सिविल मैरिज का प्रावधान है। कुवैत, बहरीन और अफगानिस्तान में सिर्फ विदेशियों के लिए सिविल मैरिज संभव है। सिविल मैरिज के लिए प्रावधान न रखने वाले कई देशों में कानून तोड़े जाने पर हिंसा या बहिष्कार और प्रताड़ना के अंदेशे रहते हैं। इनके अलावा अल्जीरिया, बर्मा, बांग्लादेश, लीबिया, मोरक्को, पाकिस्तान, सोमालिया, ओमान और ट्यूनीशिया जैसे कुछ देशों में अलग धर्म में शादी को लेकर रास्ते आसान नहीं हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में इसे लेकर कानून बनाया गया था। इस कानून के तहत 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। फिलहाल ये कानून लागू हो रहा है और खासी चर्चा में है, जिसके बाद बीजेपी के अन्य राज्यों में भी ये कानून जल्द लागू होगा। अब देखना होगा कि इस कानून के बाद ऐसी घटनाओं पर कितना लगाम लग पाता है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिहार में एनडीए को मिली बड़ी सफलता से भारतीय जनता पार्टी को पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत की आस बढ़ गई है। पार्टी के लिए अब अगले निशाने पर यही राज्य है। आपको बता दें कि बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन खास बात यह है कि चुनाव सिर्फ 292 सीटों पर ही होने वाला है। तो बंगाल चुनाव के क्या है चुनावी समीकरण, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकतंत्र का त्योहार चुनाव बेहद रोचक होता है और जब किसी चर्चित राज्य में चुनाव हो और वो भी विधानसभा चुनाव, तो रोचकता और बढ़ जाती है। जी हाँ, बिहार चुनाव खत्म हुए अभी 1 महीना नहीं हुआ है कि अगले साल होने वाले बंगाल चुनाव को लेकर सरगर्मियां
तेज हो गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी जीत के बाद सबकी नजरें बंगाल चुनाव पर हैं। सूबे में क्या क्या चुनावी मुद्दे उठाए जाते हैं, किस पार्टी की क्या क्या रणनीति होती है, पक्ष विपक्ष में पलटवार का सिलसिला हो या फिर आखिर में जनता का फैसला, इस बार बंगाल चुनाव बेहद खास होने वाला है। और इन खास बातों के अलावा सबकी नजरें जिस एक मुद्दे पर अपनी ओर खींचती है वो है CAA NRC। ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल में बांग्लादेश से आए लोगों की संख्या काफी है और ऐसे में इन लोगों का वोट किस पार्टी को जाता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वैसे राज्य में अगले साल अप्रैल मई में चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से सूबे का सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी से बीजेपी के बड़े नेताओं ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में यहाँ तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और भाजपा को 10.16% वोट के साथ सिर्फ 3 सीटें ही मिली थी। वहीं 2019 आते आते परिस्थितियां बदल गईं और लोकसभा चुनाव में भाजपा पश्चिम बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऐसे में चुनाव सिर्फ 292 सीटों पर ही होता है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में भाजपा का उभरना कभी बेहद मुश्किल माना जाता था, लेकिन संघ और पार्टी से जुड़े नेताओं ने कड़ी मेहनत की। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा को 17% वोट के साथ कुल 2 सीटें मिली थीं, लेकिन 2019 में न सिर्फ वोट प्रतिशत बढ़ा बल्कि सीटें भी बढ़ गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2019 में पश्चिम बंगाल की 40.2% जनता ने वोट किया, जिसकी वजह से भाजपा को 18 सीटें मिली। वहीं TMC ने 2014 में 34 सीटें हासिल की थी और उसका वोट शेयर 39.7% था, लेकिन 2019 में TMC को 12 सीटों का नुकसान हुआ और सिर्फ 22 सीटें मिली। हालांकि उसका वोट शेयर बढ़कर 43.3% हो गया। आपको बता दें कि 2016 के विधानसभा चुनाव में TMC ने 211 सीटें जीती और उनका वोट शेयर था 44.91%। वहीं बीजेपी के हाथ 3 सीटें लगी थी और उनका वोट कुल 10.16% था। वैसे बीजेपी के लिए मुश्किल इसलिए हो सकती है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का चेहरा थे और उस वक्त केंद्र के लिए चेहरा चुना जाना था, लेकिन इस बार चुनाव राज्य के लिए चेहरा चुना जाना है। ऐसे में परिस्थितियां बदली हुई हैं। हालांकि दोनों ही पार्टी यानी बीजेपी और TMC मजबूत नजर आ रही है। अब देखना होगा कि दोनों पार्टी में से सबसे ज्यादा मजबूत कौन सी पार्टी उभर कर आती है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर चर्चा में आए असुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में अब उनकी अग्नि परीक्षा होनी है। ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, क्योंकि अब ओवैसी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेताओं की फौज हैदराबाद में प्रचार प्रसार करेगी। तो कौन कौन से नेता बढ़ाएंगे ओवैसी की मुश्किलें, इस रिपोर्ट में देखिए। हैदराबाद के निकाय चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि इस चुनाव में प्रचार करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हैदराबाद का दौरा करेंगे। दरअसल हैदराबाद को AIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी का गढ़ माना जाता है और बीजेपी अब ओवैसी की गढ़ में सेंध लगाने की फिराक में है। इसके मद्देनजर बीजेपी के कई दिग्गज नेता हैदराबाद नगर निगम के चुनाव के लिए प्रचार करने वाले हैं। दरअसल बीजेपी निकाय चुनाव के जरिए 2023 में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव में अपनी सियासी आधार को बढ़ाना चाहती है और यही वजह है कि बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं की पूरी फौज उतार रखी है।
वहीं टीआरसी भी निकाय चुनाव जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसी के मद्देनजर पार्टी ने तमाम वादे भी कर रखे हैं। कांग्रेस अपने सियासी वजूद को बचाए रखने की जद्दोजहद कर रही है। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के 150 वार्डों के लिए चुनाव होने वाले हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। दरअसल योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक हैं। योगी आदित्यनाथ को बीजेपी में उस नेता के तौर पर देखा जाता है जो आसानी से लोगों की भीड़ को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भी इसका उदाहरण देखने को मिला था। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इस चुनाव में प्रचार करती हुई देखी जा सकती हैं। आपको बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है। पूरे इलाके में 24 विधानसभा क्षेत्र शामिल है और तेलंगाना के 5 लोकसभा सीटें आती हैं और यही वजह है कि ये निकाय चुनाव आगामी 2023 के तेलंगाना विधानसभा का लिटमस टेस्ट माना जाता रहा है। दरअसल इस महीने की शुरुआत में डबका विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत ने बीजेपी के उत्साह को और बढ़ा दिया है। बीजेपी ने केसीआर के मजबूत गढ़ में जीत दर्ज की है, जिसके चलते पार्टी के हौसले बुलंद हो गए हैं। अब ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव को बीजेपी ने ताल ठोककर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी ने यहां ओवैसी के बहाने केसीआर पर भी निशाना साधा है, लेकिन केसीआर ने सभी 150 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर राजनीति से बचने का दांव चला है। वहीं ओवैसी की अगर बात करें तो हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। इसके साथ ही ओवैसी अपनी पार्टी के उम्मीदवार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी उतारने का ऐलान कर चुके हैं, जिससे बीजेपी को भी थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बीजेपी ओवैसी के गढ़ में उनके आधार को कमजोर करने की कोशिश में जुट गई है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इन निकाय चुनावों में किसकी पार्टी जीत का परचम लहराती है। बीबीपीएन की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बीबीपीएन नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कानून की वो धारा जिससे राष्ट्रपति महात्मा गांधी भी नहीं बच सके, उन पर भी इस कानून के तहत मामला दर्ज किया गया और मुकदमा चलाया गया। ये धारा आज भी है और अब एक बार फिर ये धारा चर्चा में है, क्योंकि ये वही धारा है जिसे कंगना रनौत केस में लगाने से हाई कोर्ट नाराज हुआ है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी खास बातें। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में मुंबई पुलिस को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे में धारा 124A लगाने को लेकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ तौर पर सवाल उठाते हुए ये भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार के विचार से सहमत नहीं है तो क्या उसे राजद्रोह मान लिया जाएगा। दरअसल भारतीय दंड संहिता के हिसाब से राजद्रोह क्या है, इसे लेकर आईपीसी में एक पूरी धारा है। ये कानून अंग्रेजों ने 1860 में बनाया था। 1870 में इसे आईपीसी में शामिल कर दिया गया। इस धारा का इस्तेमाल पहले कम किया जाता था, हालांकि पिछले कुछ समय से इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा हो रहा है। ये आईपीसी की धारा 124A है। इस धारा के तहत महात्मा गांधी पर भी मामला दर्ज किया गया था और उन पर मुकदमा भी चलाया गया। क्या है राजद्रोह कानून का आधार? राजद्रोह के मामले में आईपीसी की जो धारा 124A लगाई जाती है, वास्तव में उसे थॉमस बेबिंगटन मैकेले ने ड्राफ्ट किया था और इसे आईपीसी में 1870 में शामिल किया गया था। जी हाँ, ये वही मैकेले हैं जिन्हें भारत में पिछड़ी शिक्षा नीति का खलनायक माना जाता रहा है। क्या कहती है धारा 124A? धारा 124A के तहत उन लोगों पर कार्रवाई की जाती है जो देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाते हैं और इस तरह की गतिविधि में रहते हैं।
क्या है सजा का प्रावधान? गंभीर मामलों में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान इस धारा के तहत है, लेकिन मामलों की गंभीरता को देखते हुए 3 साल की कैद की सजा भी हो सकती है। साथ ही जुर्माने का प्रावधान है, यानी जुर्माने के साथ 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इस मामले में जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमे चले वो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट भी नहीं मिलता है। इसका विरोध क्यों है? महात्मा गांधी ने इसे नागरिकों की स्वतंत्रता का दमन करने वाला कानून करार दिया था। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस कानून को घिनौना और बेहद आपत्तिजनक बताकर कहा था कि इससे जल्द ही छुटकारा पा लेना चाहिए। समय समय पर इस कानून को लेकर राजनीतिक बहस चलती रही, लेकिन ये कानून कायम रहा। जानकारों का कहना है कि ये धारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को रोकती है। संविधान में हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन ये धारा ऐसा करने से रोकती है। इसलिए इसका लंबे समय से विरोध होता रहा है और इसे हटाने की मांग की जा रही है। इस धारा के तहत केस दर्ज होने पर पुलिस जमानत नहीं दे सकती, बल्कि न्यायालय से ही जमानत मिल पाती है। आपको बता दें कि इस धारा के तहत राष्ट्रपति महात्मा गांधी ही नहीं बल्कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भी सजा सुनाई गई थी। 1908 में लोकमान्य तिलक को 6 साल की सजा सुना दी गई थी। उनका दोष ये था कि उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक लेख लिखा था। गांधी जी को भी लेख लिखने को लेकर अंग्रेजों ने उनके खिलाफ ये मामला दर्ज कराया था। खैर, अब कंगना पर मुंबई पुलिस ने धारा के तहत केस दर्ज किया है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले को लेकर क्या कुछ बातें सामने आती हैं। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। PUBG मोबाइल इंडिया का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अभी इसकी लॉन्च डेट नहीं आई है, लेकिन PUBG की भारत में जल्द वापसी की उम्मीद है। नवंबर के दूसरे हफ्ते में PUBG मोबाइल इंडिया की लॉन्च की घोषणा के बाद से ये जबरदस्त सुर्खियों में है। लेटेस्ट रिपोर्ट से माना जा रहा है कि PUBG मोबाइल इंडिया की भारत में लॉन्चिंग का रास्ता अब साफ हो गया है। एक रिपोर्ट देखिए। भारत के मोबाइल गेम प्रेमियों के लिए ये खुशखबरी है। दरअसल PUBG इंडिया को आधिकारिक तौर पर कॉर्पोरेट ऑफिसर्स मंत्रालय में एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर कर लिया गया है। PUBG की भारत में वापसी का रास्ता साफ होता दिख रहा है। PUBG मोबाइल इंडिया की लॉन्चिंग की घोषणा के बाद से लगातार इससे जुड़े अपडेट्स सामने आ रहे हैं। अब नया अपडेट ये सामने आया है कि PUBG इंडिया कंपनी के रजिस्ट्रेशन को केंद्र सरकार से अप्रूवल मिल गया है। PUBG इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अब भारत में रजिस्टर्ड कंपनी बन गई है और इससे साफ है कि PUBG मोबाइल इंडिया जल्द ही लॉन्च हो सकता है। आपको बता दें कि 20 नवंबर 2020 को कर्नाटक में बनी PUBG इंडिया PUBG कॉर्पोरेशन की भारतीय सब्सिडियरी रही है। आपको बता दें कि कंपनी ने बताया था कि PUBG मोबाइल इंडिया में भारतीय खिलाड़ियों के डेटा की सुरक्षा और यूजर प्राइवेसी पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। वे स्टोरेज सिस्टम का नियमित तौर पर ऑडिट और वेरिफिकेशन करेगी, जिससे भारतीय यूजर्स जानकारी को खुद वेरीफाई करेंगे और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। गेम के कंटेंट को लोकल जरूरतों के मुताबिक तैयार किया जाएगा, जो खास तौर पर भारतीय गेमर्स के लिए कस्टमाइज्ड रहेगा। गेम अब वर्चुअल ट्रेनिंग ग्राउंड पर आधारित होगा। नए किरदार बनाए जाएंगे और गेम को वर्चुअल दिखाने के लिए ग्रीन हिट इफेक्ट होगा। इसमें एक ऐसा भी फीचर शामिल होगा जिससे गेम की अवधि पर प्रतिबंध लग सके, जिससे युवा खिलाड़ियों के लिए बेहतर गेम की आदतों का प्रचार किया जाए। आपको बता दें कि PUBG कॉर्पोरेशन, जिसका स्वामित्व दक्षिण कोरियाई वीडियो गेम कंपनी क्राफ्टन इंक के पास है, उसने 12 नवंबर को भारत में अपनी वापसी को लेकर योजना का ऐलान किया था। एक भारतीय सब्सिडियरी को स्थापित करना उसकी योजनाओं में शामिल था। PUBG कॉर्पोरेशन ने एक बयान में कहा था कि इससे खिलाड़ियों के साथ संवाद और सेवाओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन योजनाओं के विस्तार के तौर पर PUBG कॉर्पोरेशन का एक भारतीय दफ्तर होगा और कंपनी बिजनेस, एक्सपोर्ट और गेम डेवलपमेंट में 100 से ज्यादा कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। खैर, अब PUBG इंडिया को भारत सरकार से हरी झंडी मिल गई है। अब सभी PUBG प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार है तो बस इसके आने का।
BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब बारी है सत्ता हस्तांतरण की, और आखिरकार अपनी हार ना स्वीकार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने मान लिया है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को सत्ता सौंपने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में सत्ता का हस्तांतरण कैसे होता है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अमेरिका में अब औपचारिक तौर पर यह घोषणा हो चुकी है कि जो बाइडेन ही अगले राष्ट्रपति होंगे। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने औपचारिक तौर पर सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को शुरू करने पर सहमति तो दे दी है, साथ ही उन्होंने हार ना स्वीकार करने की बात भी कही है। वहीं उनकी टीम की नतीजों को दी जा रही कानूनी चुनौतियां जारी हैं। अमेरिका में सत्ता हस्तांतरण की भी एक पूरी औपचारिक प्रक्रिया होती है। वास्तव में प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन अमेरिकी राष्ट्रपति की सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया है, जिसके तहत पिछला राष्ट्रपति अगले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्ट कहा जाता है, उसे सारी अहम जानकारी और ड्यूटी सौंपता है, जिससे प्रेसिडेंट इलेक्ट और उसकी टीम को व्हाइट हाउस पहुंचने पर पूरी तरह से काम करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी जनरल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, जिसे GSA कहा जाता है। GSA का काम ऑफिस स्पेस से लेकर उपकरण और तकनीकी प्रदान करना होता है। आमतौर पर ये हस्तांतरण 11 हफ्ते का होता है, और ये तब शुरू हो जाता है जब ये साफ हो जाए कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा, और ये 20 जनवरी तक चलता है, जब अगला राष्ट्रपति पदभार संभाल लेता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान निर्वाचित राष्ट्रपति को करीब 4000 राजनैतिक पद भरने होते हैं। इस दौरान निर्वाचित राष्ट्रपति के बिजी स्केड्यूल के साथ उनकी ब्रीफिंग और स्टाफ की नियुक्ति भी होती है। एक बार सत्ता हस्तांतरण आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाता है तो निर्वाचित राष्ट्रपति की ट्रांजिशन टीम भी काम करने लगती है, जो प्रचार के दौरान तैयार हुई थी। इसमें सबसे जरूरी है दैनिक सुरक्षा ब्रीफिंग, जिसमें निर्वाचित राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जानकारी दी जाती है। आपको बता दें कि जो बाइडेन ने पहले ही अपने स्टाफ की नियुक्ति करना शुरू कर दिया है, लेकिन हर सरकारी एजेंसी के मुखिया को भी अपनी भूमिका की पहचानने में ये प्रक्रिया मदद करती है। वहीं 4000 राजनीतिक पदों की भर्ती में से 1200 की सीनेट को पुष्टि करनी होती है। चूँकि ये पूरी प्रक्रिया GSA के पत्र से शुरू होती है, जो अगले राष्ट्रपति की पहचान करने से होती है, और इस साल GSA ने 23 नवंबर से पहले बाइडेन को विजेता के तौर पर पहचानने से इनकार कर दिया था। इसलिए इस बार हस्तांतरण में देरी हो रही है। चुनाव के 3 हफ्ते बाद ही ये औपचारिकता पूरी हुई, और इस वजह से फंड्स और अन्य स्रोत जारी नहीं किए जा सके। इस मामले में कानून स्पष्ट नहीं है और न ही कोई निश्चित तारीख है। सत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया का पूरा खर्चा सरकारी पैसे और निजी फंड से पूरा किया जाता है। एक बार निर्वाचित राष्ट्रपति तय हो जाए तो फेडरल फंडिंग से $70 लाख जारी किए जाते हैं। इसके अलावा निर्वाचित राष्ट्रपति की खुद की फंड रेजिंग से बचे हुए खर्चे पूरे होते हैं। बाइडेन ने भी इस काम के लिए करीब $70 लाख जुटाए हैं। खैर, अब सत्ता सौंपने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, और जनवरी में जो बाइडेन शपथ भी ले लेंगे। अब देखना होगा कि अपने कार्यकाल के दौरान देश की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आए दिन राजधानी चंडीगढ़ विवाद उलझता जा रहा है। पंजाब और हरियाणा सरकार साफ तौर पर कह चुके हैं कि चंडीगढ़ उनकी केवल राजधानी है, हिस्सा नहीं। जबकि केंद्र व चंडीगढ़ प्रशासन ने भी हाईकोर्ट में जवाब दायर कर कहा था कि चंडीगढ़ ना तो पंजाब का हिस्सा है और ना ही हरियाणा का, ये केवल केंद्र शासित प्रदेश है।
इस पर किसी का अधिकार नहीं है। अब एक बार फिर चंडीगढ़ को लेकर दोनों राज्यों में विवाद शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट देखिए। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स अपनी अनूठी पहचान के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले दिनों हरियाणा के स्थापना दिवस के बाद से फिर चर्चा है कि इस शहर का प्रशासनिक ढांचा इतना पेचीदा क्यों है। दरअसल चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जो पंजाब की राजधानी है और हरियाणा की भी। इसके साथ ही ये एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब अचानक चंडीगढ़ की बात नहीं छिड़ी हो, बल्कि राजधानी के तौर पर इससे छुटकारा पाने को लेकर जो बहस चल रही है उसके बीच ये जानना जरूरी हो जाता है कि अगर ये तय करना ही पड़ जाए कि चंडीगढ़ को किस एक राज्य की राजधानी रखा जाए तो किस राज्य का दावा किस तरह का होगा। असल में 1966 में पंजाब से अलग होकर 1 नवंबर को हरियाणा अलग राज्य बन गया था। इस साल स्थापना दिवस के मौके पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ये विचार दोहराया कि चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर छोड़कर हरियाणा और पंजाब अपनी अलग अलग राजधानियां बनाए और हाईकोर्ट की बेंचें दोनों राज्यों में हो। व्यवस्था के लिहाज से ये चर्चा पहले भी होती रही है। इस चर्चा में सबसे खास बात हमेशा ये रही है कि पंजाब हमेशा चंडीगढ़ पर हरियाणा के दावे को खारिज करता रहा है। इसके पीछे उसके अपने तर्क रहे हैं और हरियाणा के पास भी अपने जवाब रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर चंडीगढ़ की इस मौजूदा व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल चंडीगढ़ को लाहौर की जगह लेने के लिए बनाया गया था। आजादी से पहले लाहौर पंजाब की राजधानी थी, जो 1947 के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। मार्च 1948 में भारत के पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल ने केंद्र सरकार से सहमति लेने के बाद शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में बसे चंडीगढ़ को राजधानी के तौर पर मंजूरी दे दी और 1952 से लेकर 1966 तक चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बनी। कैसे दो राज्य की राजधानी बनी चंडीगढ़? 1966 में हरियाणा के अस्तित्व में आने के बाद चंडीगढ़ 2 राज्यों की साझी राजधानी बनी। हरियाणा बनने के बाद चंडीगढ़ की संपत्तियों का बंटवारा हुआ। इनमें से 60% पंजाब और 40% हरियाणा के हिस्से में आ गया। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि हरियाणा अपनी अलग राजधानी बना लेगा और चंडीगढ़ पूरी तरह पंजाब का हिस्सा बन जाएगा। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब का तर्क। अलग राज्य बनने के वक्त देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि कुछ समय के लिए चंडीगढ़ साझा राजधानी रहेगी और बाद में पंजाब को मिल जाएगी। लेकिन 29 जनवरी 1970 के एक दस्तावेज के आधार पर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बारे में हरियाणा को लिखित तौर पर सूचित किया गया था कि 2 राज्य के दावों के चलते चंडीगढ़ का कैपिटल प्रोजेक्ट एरिया पूरी तरह पंजाब के खाते में जाएगा। चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा का तर्क। हरियाणा को स्थापना के वक्त 5 साल का समय दिया गया था कि वो अपनी राजधानी बना ले। नई राजधानी के लिए केंद्र ने 10 करोड़ रुपए की ग्रांट और इतने ही लोन का प्रस्ताव भी दिया था। एक तरीका ये भी सोचा गया था कि चंडीगढ़ को दोनों राज्यों के बीच आधा आधा बांट दिया जाए, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं था। कुल मिलाकर 2 राज्यों के बीच चंडीगढ़ पिसता ही रहा। आपको बता दें कि 2018 में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ के विकास के लिए विशेष समिति बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि चंडीगढ़ निर्विवाद रूप से पंजाब का हिस्सा है। और इसके बाद हरियाणा ने अभी तक पंजाब के हिस्से में रहे विधानसभा परिसर के 20 कमरों की मांग करते हुए अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पास कर दिया, जिससे दोनों राज्यों के बीच विवाद और बढ़ गया। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मोदी सरकार
सरकार ने संकट में फंसे लक्ष्मी विलास बैंक को सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय इकाई डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय की मंजूरी दे दी है। ये विलय आज से प्रभावी हो जाएगा और आज से ही एलवीबी की शाखाएं डीबीएस बैंक इंडिया की शाखाओं के रूप में काम करने लगेंगी। इसके साथ ही आज से बैंक से 25,000 रुपए की निकासी की सीमा भी खत्म हो जाएगी। एक रिपोर्ट देखिए। मोदी कैबिनेट ने लक्ष्मी विलास बैंक का डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ यह बैंक पर लागू मोरेटोरियम पीरियड 16 दिसंबर से घटकर 27 नवंबर तक रह गया है। उसके बाद बैंक के ग्राहकों पर निकासी संबंधी कोई लिमिट नहीं रहेगी। साथ ही आज से लक्ष्मी विलास बैंक के सभी ब्रांच डीबीएस बैंक के नाम से ऑपरेट होंगी। ये जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी है। आपको बता दें कि लक्ष्मी विलास बैंक से पहले रिजर्व बैंक ने यस बैंक और पीएमसी बैंक पर भी कई तरह की रोक लगाई थी, लेकिन ये पहली बार है कि केंद्रीय बैंक ने किसी भारतीय बैंक को संकट से उबारने के लिए विदेशी बैंक में विलय का फैसला लिया हो। अब सवाल ये उठता है कि एलवीएस का नाम बदलने के बाद बैंक के ग्राहकों और कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा। कैबिनेट में लिए गए फैसलों को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि बैंक के 20 लाख ग्राहकों को इससे राहत मिलेगी। वे आज से अपने खातों को डीबीएस बैंक इंडिया के ग्राहकों के तौर पर ऑपरेट कर सकेंगे। बेल आउट पैकेज के तहत लक्ष्मी विलास के जमाकर्ताओं को उनका पूरा पैसा मिल जाएगा। अगर वे बैंक में अपना पैसा रखना चाहें तो वो भी सुरक्षित रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने 17 नवंबर को रिजर्व बैंक को संकट में फंसे लक्ष्मी विलास बैंक पर 30 दिन की रोक की सलाह दी थी। साथ ही हर एक जमाकर्ता को 25,000 रुपए की निकासी की सीमा तय की गई थी। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने अपनी कानून 2013 के तहत एलवीबी के डीबीआईएल में विलय की योजना का मसौदा भी सार्वजनिक किया था। केंद्रीय बैंक ने एलवीबी के बोर्ड को भंग कर दिया था और कैनरा बैंक के पूर्व गैर कार्यकारी चेयरमैन टीएन मनोहरन को 30 दिन के लिए बैंक का प्रशासक नियुक्त किया था। बीबीपीएन की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बीबीपीएन नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साल 2007 में आई फिल्म अपने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी। फिल्म में धर्मेंद्र, बॉबी देओल और सनी देओल एक साथ नजर आए थे। ये तिकड़ी जल्द ही एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए। डायरेक्टर अनिल शर्मा से लगातार लोग अपने और गदर फिल्मों का दूसरा पार्ट बनाने की मांग करते रहे हैं और इस लगातार बढ़ती मांग का जवाब देते हुए शर्मा ने हमेशा कहा कि गदर के दूसरे हिस्से को बनाना आसान नहीं है, लेकिन वे अपनी 2 बनाने की दिशा में काम जरूर कर रहे हैं। धर्मेंद्र को भी अनिल शर्मा का ये विचार पसंद आया था, लेकिन अब खबर है कि अपने 2 पर वाकई काम हो रहा है। इस फिल्म में तीनों कलाकार धर्मेंद्र, सनी और बॉबी की जोड़ी एक बार फिर एक साथ नजर आने वाली है, जिन्होंने 2007 में आई फिल्म अपने से सिनेमा घरों में धूम मचा दी थी। अब दूसरे हिस्से के लिए 13 साल बाद शर्मा ने आखिरकार अपने 2 के लिए स्क्रिप्ट तय कर ली है। देओल्स को एक काफी क्लोज फैमिली के तौर पर देखा जाता है और वही चीज हमारी फैमिली ड्रामा फिल्मों में नजर आता है। फैमिली रिलेशनशिप ही अपने की यूएसपी है। आपको बता दें कि जहां फिल्म का पहला पार्ट एक परिवार के बॉक्सिंग के बहाने एक दूसरे से जुड़ने के बारे में थी, तो वहीं इसका दूसरा पार्ट पूरी तरह से नई फिल्म होगी। फिल्म का दूसरा पार्ट मार्च-अप्रैल 2021 में शूटिंग के लिए शुरू हो जाएगा। शूट का ज्यादातर हिस्सा मुंबई और लंदन में पूरा किया जाएगा और इसकी तैयारी के लिए तेजी से काम हो रहा है। आपको बता दें कि पिछली बार बॉबी, सनी और धर्मेंद्र फिल्म यमला पगला दीवाना में साथ काम करते हुए नजर आए थे। ये फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी। बॉबी इसके बाद से लगातार सिनेमा जगत में सक्रिय रहे हैं और हाल ही में MX प्लेयर पर रिलीज हुई बॉबी देओल की सीरीज आश्रम को काफी पॉपुलैरिटी मिली है। सीरीज में बॉबी देओल ने ढोंगी साधु की भूमिका निभाई है, जो कि आश्रम की आड़ में बहुत से धांधली वाले काम करता है। खैर, अभी अपने के दूसरे पार्ट के लिए फैंस को इंतजार करना होगा, लेकिन इस इंतजार के बाद फल कितना मीठा मिलता है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। BBPN की रिपोर्ट।
BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पिछले कुछ समय से डाटा लीक एक कॉमन टर्म बन चुका है। डाटा लीक सही मायनों में काफी खतरनाक होता है और इसका असर एक आम यूजर पर इतनी जल्दी नहीं दिखता, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। और अब खबर है कि चीनी कंपनी अलीबाबा की कंपनी बिग बास्केट के लगभग 2 करोड़ यूजर्स का संवेदनशील डाटा लीक हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे लीक होता है डाटा और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? एक रिपोर्ट देखिए। ग्रोसरी ई कॉमर्स कंपनी बिग बास्केट के 2 करोड़ यूजर्स के डाटा में सेंध लगी है। साइबर इंटेलिजेंस कंपनी साइबिल के मुताबिक एक हैकर ने बिग बास्केट से जुड़े डाटा को 30 लाख रुपए में बेचने के लिए रखा है। कंपनी ने बेंगलुरु के साइबर क्राइम सेल में एक पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। ये डेटा सेंध कितना गंभीर है, इसको ऐसे समझिए कि साइबर क्राइम मार्केट में बेचे जा रहे इस डाटा में नाम, ईमेल, पासवर्ड हैश, मोबाइल नंबर, पता, जन्म तिथि, लोकेशन, यहाँ तक कि लॉगिन का IP एड्रेस भी मौजूद है। इससे पहले अनअकैडमी और डॉक्टर रेड्डी फार्मा का भी डेटा लीक हो चुका है। बिग बास्केट यूजर्स का डेटा डार्क वेब में बेचा जा रहा है। डार्क वेब में ये डेटा क्यों बिक रहा है और इसे कौन खरीद रहा है? जाहिर है जो आपका डेटा पैसे देकर खरीद रहे हैं वो किसी न किसी तरीके से इस डेटा का फायदा जरूर उठाएंगे। डेटा से फायदा उठाने का मतलब सीधे तौर पर बिग बास्केट के यूजर्स को इसका नुकसान उठाना होगा। ये नुकसान कई तरह से हो सकता है और शायद इसका असर जल्द ही देखने को ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट काफी गंभीर है। क्योंकि हैकर के पास आपका नाम है, लोकेशन है, एड्रेस है, फोन नंबर है और इस आधार पर हैकर्स के लिए कई चीज मुमकिन है। वो सब जानकारियों के बल पर वो आपकी कुछ और संवेदनशील जानकारी कलेक्ट करके आपको कई तरीका का नुकसान पहुंचा सकता है। वो आपको बैंक फ्रॉड कर सकता है, आपके घर तक पहुंचकर आपको नुकसान कर सकते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट में सेंध लगा सकते हैं या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में झांक सकते हैं। डेटा लीक का जिम्मेदार कौन? आमतौर पर जब भारतीय कंपनियों की तरफ से यूजर का डेटा लीक होता है तो ये कंपनियां पल्ला झाड़ लेती हैं। बिग बास्केट ने भी FIR दर्ज करा दी है, लेकिन अब ये साफ नहीं है कि डेटा लीक कैसे हुआ है। इसके साथ ही ये भी क्लियर नहीं है कि ये 2 करोड़ यूजर्स की डिटेल्स लीक हो चुकी है, इसकी क्या वजह है? क्या बिग बास्केट का यूजर डेटाबेस सिक्योर नहीं था या फिर हैकर्स ने जानबूझकर बिग बास्केट को टारगेट किया है? साइबर सिक्योरिटी फर्म साइबिल के मुताबिक रूटीन डार्क वेब मॉनिटरिंग के दौरान बिग बास्केट का डाटा बिकते हुए पाया गया। ये लीक्ड डाटा 15 GB का और इसमें यूजर्स की संवेदनशील जानकारियां हैं। कैसे होता है डाटा लीक? डाटा लीक कई तरीके से हो सकते हैं। कई बार कंपनियां यूजर डेटा को स्टोर करने में कोताही करती हैं और इस वजह से डेटा लीक होता है। कई बार हैकर्स जानबूझकर कंपनियों के सर्वर पर साइबर अटैक करके यूजर का डेटा हासिल करते हैं। साइबर क्रिमिनल्स डेटा लीक या तो कंप्यूटर नेटवर्क का फिजिकल एक्सेस लेकर करते हैं या रिमोटली एक्सेस कर लिया जाता है। सबसे पहले हैकर्स कंपनी के सर्वर के बारे में रिसर्च करते हैं और किसी कॉन्टैक्ट के जरिए पहुंचने की कोशिश करते हैं। नेटवर्क अटैक की अगर बात करें तो हैकर्स उस कंपनी के डेटा सर्वर की खामियों को ढूंढते हैं और इसके बाद किसी कर्मचारी को बेच के तौर पर यूज करके डेटा हासिल कर लेते हैं। हाल ही में ट्विटर पर कई हाई प्रोफाइल यूजर्स के अकाउंट हैक हुए थे। बाद में पता चला कि हैकर्स ने वहां के ही कर्मचारियों को धोखा देकर इंटरनेट टूल एक्सेस कर लिया था। गौरतलब है कि हैकिंग का कोई नियम नहीं होता है और साइबर क्रिमिनल्स हर बार अलग अलग मेथड का सहारा लेकर साइबर अटैक करते हैं। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिहार विधान
विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुका है और अब कल इसके नतीजे भी आ जाएंगे। अगर एग्जिट पोल के संकेत सही साबित हुए तो 31 साल की उम्र में तेजस्वी यादव राज्य के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन चुनाव परिणाम के इतर अगर पूरे बिहार चुनाव को देखें तो 5 वजहों ने तेजस्वी को इस चुनाव में धुरी बना दिया। तो क्या है ये वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों से ये लग रहा है कि अब बिहार में महागठबंधन आ सकता है, लेकिन नतीजे पलट भी सकते हैं। खैर, महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव हैं। अगर तेजस्वी इन चुनावों में जीत हासिल करते हैं तो इसकी 5 वजह होंगी। आर्थिक संकट का बनाया मुद्दा। देश के चुनाव में शायद पहली बार तेजस्वी यादव आर्थिक संकट, खासकर बेरोजगारी को चुनाव के केंद्र में लाने में सफल रहे हैं। उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे के अलावा राज्य के आर्थिक संकट को अपनी चुनावी अभियान के केंद्र में रखा और इसी पर टिके रहे। इस मुद्दे के अलावा वे बाकी तमाम मसलों को दरकिनार करते रहे। इसका असर ये हुआ कि एनडीए को इसका जवाब देने के लिए उतरना पड़ा। इस तरह चुनाव में नैरेटिव को अपने हिसाब से तय करने में तेजस्वी यादव सफल हुए। अब तक जो रुझान आ रहे हैं उस हिसाब से वे इसमें सफल होते भी दिख रहे हैं। बदलाव का बने चेहरा। तेजस्वी यादव ने खुद को इस चुनाव में बदलाव का चेहरा बना दिया है। इसके लिए लालू प्रसाद यादव का फोटो तक हटवाया। पहले दिया सामाजिक न्याय, अब देंगे आर्थिक न्याय जैसे एक लाइन का होर्डिंग पूरे राज्य में लगवाया। अब भले ही एनडीए लालू प्रसाद यादव पर जंगल राज का आरोप लगाकर तेजस्वी यादव को उनसे जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तेजस्वी अपने एजेंडे को केंद्र में लाने में सफल रहे। उन्होंने राज्य की जनता के बीच खुद को बदले हुए राजनेता के रूप में पेश किया, जिसे पिछली गलतियों को भुलाने में कोई गुरेज नहीं था। जबरदस्त चुनाव प्रचार। तेजस्वी यादव ने चुनाव में अप्रत्याशित रूप से आक्रामक और धुआंधार चुनावी प्रचार किया। उन्होंने चुनाव के दौरान लगभग 250 रैलियां की। एक दिन में 19 रैलियां तक की। कांग्रेस और लेफ्ट जैसे सहयोगी भी तेजस्वी यादव पर निर्भर हुए। उनकी रैलियों में भारी भीड़ तक आई। इन चुनावी रैलियों में आ रही भीड़ और वहां के रिस्पांस ने चुनावी टोन को सेट करने में अहम भूमिका निभाई है। बिहार का युवा चेहरा। राज्य में खुद को बिहारी युवा और उनके कनेक्ट करने वाले नेताओं के रूप में पेश करने में तेजस्वी यादव सफल रहे। दौड़ते हुए मंच तक पहुंचना, भाषण का अंदाज, बार बार युवा की बात करना, नीतीश कुमार थक गए। अब युवा के हाथ में काम मिले। इन सब बातों से वे लगातार चर्चा में बने रहे। तेजस्वी के पक्ष में युवा ही सबसे पहले माहौल बनाने में सफल रहे। तमाम एग्जिट पोल में भी ये बात सामने आई कि तेजस्वी की अगुवाई वाले विपक्ष को युवाओं ने कहीं अधिक ज्यादा वोट किया है। युवाओं से उनके जुड़ाव को देखने के बाद नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भी इसे काउंटर करने के लिए उतरना पड़ा। सोशल इंजीनियरिंग। इस बार तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती सोशल इंजीनियरिंग को लेकर थी। उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की। टिकट वितरण से लेकर गठबंधन को आकर देने में बहुत प्रयोग किए। इसे लेकर कई तरह की चर्चा हुई। सभी जातियों को जोड़ने के लिए नया फॉर्मूला तक बनाया। तेजस्वी यादव के इस प्रयोग से एनडीए असहज हुई। तेजस्वी का प्रयोग सफल होता गया और मुस्लिम यादव के इतर दूसरे वोट भी जुड़ते गए। तेजस्वी खुद को A to Z का नेता बनाने में लगे रहे। PPPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BPPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली NCR समेत देश के कई राज्यों में एयर क्वालिटी खराब हो रही है। आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सभी राज्यों को सभी स्रोतों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए पहल शुरू करने के आदेश दिए हैं। प्रदूषण को लेकर ज्यादा चिंता इस बात की भी है क्योंकि देश में कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। जानिए अब तक कौन कौन से राज्य पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा चुके हैं। डालिए हमारी इस खास रिपोर्ट पर नजर।
आज दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक बड़ा फैसला लिया है। एनजीटी ने अपना आदेश सुनाते हुए दिल्ली एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों के चलाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बाकी राज्यों में जहां एयर क्वालिटी खराब या खतरनाक स्तर पर है, वहां भी पटाखों को चलाने पर बैन होगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने पूरे देश में पटाखे के इस्तेमाल के संबंध में आदेश जारी किया है। एनजीटी ने कहा है कि उन इलाकों में 9 से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा जहां AQI खराब और बहुत खराब साथ ही गंभीर है, लेकिन जहां एयर क्वालिटी सही या मॉडरेट है वहां पटाखों को जलाया जा सकेगा। एनजीटी ने कहा कि 9 से 30 नवंबर की मध्यरात्रि से एनसीआर में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 30 नवंबर के बाद प्रतिबंध की समीक्षा की जाएगी। ऐसे सभी शहरों में पटाखों पर बैन रहेगा जहां पिछले साल के आंकड़ों की तुलना में इस नवंबर में औसत AQI खराब या खतरनाक स्तर पर होगा। अब दिल्ली समेत आधे राज्यों ने खुद ही पटाखों पर बैन लगा दिया है। ये राज्य हैं दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ओडिशा। आपको बता दें कि एनजीटी का पटाखों पर लगाया गया प्रतिबंध देश के उस हर राज्य और हर कस्बे और हर शहर पर लागू होगा जहां नवंबर के महीने में वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी खराब या उससे ऊपर की श्रेणी में दर्ज की गई है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने ग्रीन पटाखे चलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों ने फिलहाल पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश नहीं जारी किया था। दूसरी ओर पर्यावरण मंत्रालय ने कहा था कि फिलहाल उनके पास कोई ऐसी स्टडी नहीं है जिससे साफ हो सके कि पटाखों के इस्तेमाल के बाद कोरोना केस और बढ़ेंगे या नहीं, लेकिन एयर क्वालिटी के मद्देनजर भी ये फैसला लिया गया है। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हक मांगते हो क्यों, गुनहगार की तरह, हक है तो छीन लो हकदार की तरह। सन ऑफ मल्ला मुकेश साहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी की वेबसाइट पर लिखा ये शेर अपने आप में कई कहानियां बयान करता है। बिहार चुनाव में इन दिनों मुकेश साहनी की चर्चा जोरों पर है। दरअसल बीजेपी ने अपने कोटे की 121 सीटों में से 11 सीटें मुकेश साहनी की VIP को ही दी हैं। सेल्समैन से डिप्टी CM की दावेदारी तक का ये सफर काफी रोमांचक भरा रहा है। आइए आपको बताते हैं मुकेश साहनी की कहानी। बिहार में नीतीश कुमार फिर वापसी का सपना संजोए बैठे हैं, लेकिन तीसरे चरण की 78 सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। इस चरण में जिन सीटों पर सबकी नजर है उनमें से एक सिमरी बख्तियार की सीट भी है, जहां से NDA के सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश साहनी मैदान में हैं। खुद को सन ऑफ मल्ला कहने वाले साहनी की पार्टी ने इस चुनाव में पहले ही बाजी मार ली है। बीजेपी ने अपनी 121 सीटों के कोटे से उनकी पार्टी को 11 सीटें दे दी हैं। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी पर हमला करके और छुरा घोंपने वाला बयान देकर साहनी ने बीजेपी का विश्वास हासिल कर लिया है। साहनी को विश्वास है कि मल्ला और निषाद वोटों पर उनका पूरा कमांड है और इस वजह से उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए ये सीट चुनी है। मुकेश साहनी पहले महागठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पर ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगावत कर दी थी। वे तेजस्वी को मुख्यमंत्री और खुद को उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, तेजस्वी यादव ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। 2015 में वे बीजेपी के ही साथ थे, लेकिन 2019 से महागठबंधन के साथ हो गए थे। सेल्समैन से राजनीति तक मुकेश साहनी का सफर। मुकेश साहनी फिल्म दुनिया में काम करना चाहते थे, इसलिए 19 साल की उम्र में घर से भागकर मुंबई चले गए। शुरुआत में वहां एक सेल्समैन की नौकरी करने लगे। कुछ दिनों के बाद वे फिल्मों, टीवी सीरियल और शो की सेट बनाने का कारोबार करने लगे।
उनकी मेहनत रंग लाई और लोग उनके काम को पसंद करने लगे। नितिन देसाई ने उन्हें अपनी फिल्म देवदास का सेट बनाने का काम दिया। फिर मुकेश ने सिनेवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई और मेहनत के दम पर अच्छा पैसा कमाने लगे। 2013 में उन्होंने राजनीति में रुचि लेनी शुरू कर दी थी। बिहार में मल्ला वोट बैंक काफी ज्यादा है। साहनी ने इसे पहचाना और सन ऑफ मल्ला बनकर अखाड़े में कूद गए। उनके पास पैसा पहले से ही आ गया था और राजनीतिक गलियारों में संपर्क भी अच्छे थे और इस वजह से वे आसानी से राजनीति में आ गए। उन्होंने 2018 में विकासशील इंसान पार्टी बनाई। उनकी पार्टी का निशान भी पानी में तैरती हुई नाव है। 2019 में उन्होंने खगड़िया सीट से किस्मत आजमाई, लेकिन मोदी लहर ने उन्हें किनारे कर दिया। बिहार में मछुआरे, मल्लाह, निषाद, बिंद और पसमंदर समाज की आबादी लगभग 25% है, इसलिए बीजेपी ने सहनी का दाव आजमाया है। राज्य में अब तीनों चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। अब साहनी को जनता ने कितना पसंद किया है, ये तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार से पहले मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर ले जाया जाएगा। असम में गोगोई के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी की गई थी। आइए अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं तरुण गोगोई से जुड़ी खास बातें। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस को पिछले 2 दिन में 2 गहरे सदमे लगे हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के निधन के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है। दोनों ही नेताओं की गिनती कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद सारथी के तौर पर होती थी, तो वहीं दोनों ही गांधी परिवार के करीबी भी माने जाते थे। पश्चिम और उत्तर भारत में अहमद पटेल ने कांग्रेस की कमान संभाल रखी थी, तो वहीं पूर्व में तरुण गोगोई ने लंबे वक्त तक कांग्रेस का किला संभाले रखा। लेकिन अब दोनों ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और आज तरुण गोगोई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। गोगोई का निधन गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में सोमवार को शाम करीब 5:54 पर हुआ था। गोगोई पिछले कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे। तरुण गोगोई के राजनीतिक करियर को लेकर खूब चर्चा होती है। आइए जानते हैं तरुण गोगोई के बारे में खास बातें। गोगोई का जन्म 11 अक्टूबर 1934 को जोरहाट के रंगमती गांव में हुआ था। गोगोई के पिता कमलेश्वर गोगोई पेशे से डॉक्टर थे और उनकी मां का नाम उषा गोगोई था। गोगोई बचपन से ही मेधावी छात्र थे। स्कूल से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई में वे अव्वल रहे। साल 1963 में उन्होंने असम के गुवाहाटी विश्वविद्यालय से अपनी कानून की पढ़ाई पूरी की। गोगोई का राजनीतिक सफर साल 1968 में तब शुरू हुआ जब उन्हें जोरहाट नगर बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया था। साल 1971 में गोगोई इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान 5वीं लोकसभा में सांसद बने थे और इसी साल वे कांग्रेस के ज्वाइंट सेक्रेटरी चुने गए थे। 30 जुलाई 1972 को गोगोई ने डॉली गोगोई से शादी की थी। उनके एक बेटा गौरव गोगोई और एक बेटी चंद्रमा गोगोई हैं। बेटे गौरव गोगोई कालियाबोर सीट से सांसद भी हैं। तरुण गोगोई उस वक्त इंदिरा गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे और यही वजह थी कि साल 1991 में आसानी से केंद्रीय मंत्री बन गए। साल 2001 में गोगोई टाटाबार विधानसभा से विधानसभा चुनाव जीते और पहली बार असम के मुख्यमंत्री बन गए। साल 2001 के बाद तरुण गोगोई ने असम में 3 बार अपनी सरकार बनाई और वे साल 2001 से साल 2016 तक असम के मुख्यमंत्री बने रहे।
साल 2016 के चुनाव में असम में बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह हरा दिया था, जिसके बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी थी, लेकिन फिर उन्होंने चुनाव ना लड़ने की इच्छा जताई थी। राजनीति के अलावा तरुण गोगोई खेलना खूब पसंद करते थे। वे क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस के अलावा गोल्फ भी खेला करते थे। हालांकि क्रिकेट में उनकी दिलचस्पी ज्यादा रही है। तरुण गोगोई बागवानी करना खूब पसंद करते थे। वे अपने खाली समय में पेड़ पौधे लगाते थे और उनकी सेवा किया करते थे, और आज ये हम सबके बीच नहीं रहे हैं। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। काशी को 614 करोड़ रुपए की सौगात। पीएम मोदी ने 30 परियोजनाओं को दिखाई हरी झंडी। कहा, महादेव के आशीर्वाद से काशी कभी नहीं थमती। दिवाली से पहले पटाखे बैन। दिल्ली NCR में आज रात 12 बजे से पटाखों पर रोक। NGT ने 30 नवंबर तक लगाया बैन। राजस्थान में हेरिटेज में हॉर्स ट्रेडिंग। भाजपा की महापौर प्रत्याशी के प्रति पर पार्षदों की खरीद फरोख्त का आरोप। कांग्रेस ने NCB को सौंपा ऑडियो। मध्य प्रदेश में शिव का बाबा से बदला। बाबा के कब्जे पर दूसरे दिन भी चला बुलडोजर। सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठते थे कंप्यूटर बाबा। अलमारी में से मिली जमीन की हिस्ट्री। MP में कांग्रेस की मतगणना की तैयारी। प्रदेश कार्यालय में दिन भर बैठकर चुनाव परिणाम देखेंगे कमलनाथ दिग्विजय। कांग्रेस विधायकों का आज से भोपाल पहुंचना शुरू। हरियाणा में अनूठी होगी पहलवानों की शादी। बजरंग पूनिया और संगीता फोगाट 25 को लेंगे फेरे। 1 रुपए में करेंगे शादी, सगाई भी नहीं होगी। राम मंदिर फैसले की पहली वर्षगांठ। विकास की उम्मीद से खुश हैं अयोध्या वासी। कई काम अभी सिर्फ घोषणाओं तक सिमटे, मंदिर भी तय समय में होगा पूरा। आज 32 साल के हुए RJD नेता तेजस्वी यादव। फूलमाला लेकर कार्यकर्ता पहुंचे रावी आवास। पार्टी ने कहा, आवास पर आकर बधाई देने से बचें। बिहार में मतगणना की तैयारी। मतों की गिनती के लिए पार्टियां चौकस। सबसे भरोसेमंद कार्यकर्ता को दी जा रही है ट्रेनिंग। महाराष्ट्र में ट्रंप के बहाने मोदी सरकार पर निशाना। शिवसेना ने सामना में लिखा, भारत ट्रंप की हार से कुछ सीखता है तो अच्छा होगा। अमेरिका ने अपनी गलती सुधारी और अब भारत की बारी। टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी को लेकर आज होगा फैसला। अर्नब की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला। 6 दिन से लॉकअप में है अर्नब। बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन। अर्जुन रामपाल के घर NCB का छापा। अर्जुन के ड्राइवर को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। क्लेम के लिए अब नहीं लगाने होंगे ऑफिस के चक्कर, ऑनलाइन ही कर सकेंगे दावा। 2 करोड़ यूजर्स का डेटा चोरी। हैकर ने बिग बास्केट के यूजर्स का चुराया डेटा। डार्क वेब पर 30 लाख रुपए बेचने का दावा। US में सत्ता संभालने की तैयारी। बाइडेन कोरोना और क्लाइमेट चेंज पर ले सकते हैं बड़ा फैसला। ट्रंप अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं। चीन में फंसा भारतीय मर्चेंट शिप। 5 महीने से चीन में खड़ा है जग आनंद। 23 क्रू मेंबर बेहाल। खत्म होने की कगार पर दवाखाना। विमेंस IPL का फाइनल आज। हरमनप्रीत के पास खिताबी हैट्रिक लगाने का मौका। बंधाना की टीम से होगा मुकाबला। IPL में शिखर धवन के 600 रन। स्टॉइनिस बोले, शिखर भले ही कप्तान नहीं, लेकिन प्रदर्शन की बदौलत वे हैं टीम लीडर। चिरंजीवी को हुआ कोरोना। शूटिंग से पहले करवाया कोविड टेस्ट तो पॉजिटिव आई रिपोर्ट। 2 दिन पहले बिना मास्क लगाए तेलंगाना के CM से मिले थे चिरंजीवी। फिरोज नाडियाडवाला का रिएक्शन। ड्रग्स केस में पत्नी की गिरफ्तारी के बाद बोले फिरोज, अपने भाई के लिए करे दुआ। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अमेरिका में जो बाइडेन की रनिंग मेट रही कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं और इसी के चलते अब वो अश्वेत अमेरिकियों के लिए एक बड़ी उम्मीद और रोल मॉडल बनने जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतिहास रचने वाली कमला हैरिस का क्या भविष्य के लिए कोई इबारत है? एक रिपोर्ट देखिए।
अमेरिका को अपना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मिल गया है। जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की खबरों के साथ ही कमला हैरिस के अमेरिकी उपराष्ट्रपति चुने जाने की सुर्खियां भारत के साथ ही एशिया के लिए काफी अहम है। हैरिस पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला, पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी और पहली भारतीय मूल की महिला है जो इस मुकाम तक पहुंची हैं। जैसे कि चुनाव से पहले ही जानकारों और एक्टिविस्टों के अनुमान लगाया था, ठीक उसी तरह कमला को चुनाव में अश्वेत अल्पसंख्यकों के वोट की अच्छी तादाद मिली है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान अश्वेत नेताओं और वोटरों को प्रभावित करने में हैरिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अश्वेत आबादी के लिए ऐतिहासिक तौर पर पहचाने गए कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से लेकर महिलाओं के अल्फा कप्पा जैसे संगठनों के साथ हैरिस ने ठीक ढंग से तालमेल बिठाया और कहा जा रहा है कि कमला की जीत कई मायनों में ऐतिहासिक है। कमला के उपराष्ट्रपति चुने जाने की खबर जैसे ही जारी हुई, अल्फा कप्पा संगठन की मीटिंग जारी थी, जिसे बीच में ही रोककर पूरे बोर्ड ने हैरिस को बधाई देते हुए एक जश्न मनाया। इसके साथ ही संगठन के प्रेसिडेंट ग्लेंडा ग्लोवर ने कहा कि ये किसी संगठन विशेष की नहीं बल्कि दुनिया भर की महिलाओं, खासकर अश्वेत महिलाओं के लिए गर्व का क्षण है। कई महिलाओं के अनुभवों पर आधारित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाएं हैरिस की जीत को लेकर बेहद उत्साहित हैं। एक असिस्टेंट प्रोफेसर का कहना है कि ये खबर ही रोमांचक है कि कोई अश्वेत और प्रवासी अमेरिकी महिला उपराष्ट्रपति बनी है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता रहा है। हमारी बच्चियों और बच्चों के सामने अब एक रोल मॉडल है और वो इससे प्रेरणा ले सकते हैं। इस तरह कई अश्वेत महिलाओं ने माना कि हैरिस की जीत से उन्हें निजी तौर पर गर्व ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए काफी आशा भी जगी है। इसे अश्वेत की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और सपनों की हकीकत में बदलने जैसा मौका माना जा रहा है। 100 ब्लैक महिलाओं के राष्ट्रीय संगठन की सचिव क्वांटा बेकर के हवाले से रिपोर्ट कहती है कि हैरिस की जीत तकरीबन उसी तरह अहम है जैसे 2008 में बराक ओबामा का राष्ट्रपति बनना था। बेकर ने यह भी कहा कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अपनी जिंदगी में ऐसा होता देख सकेंगी। हैरिस के चुनाव जीतने से लोगों का अश्वेत महिलाओं के प्रति नजरिया तो बदलेगा ही, अश्वेत महिलाओं का खुद के लिए भी बदलेगा। आपको बता दें कि कमला हैरिस ने अपने चुनाव अभियान में अपनी हिंदुस्तानी जड़ों, अपनी मां के योगदान का जिक्र बार बार किया था और चुनावी नतीजों पर इसका खासा प्रभाव देखने को मिला। हैरिस के भाषणों की भाषा और इमोशंस ने वोटरों के बीच एक पकड़ बनाने में मदद की है। इन सब अनुमानों के बीच एक पॉजिटिव बात यह भी है कि अमेरिका में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बेहतर होती दिख रही है। एक सर्वे में कहा गया है कि चीनी और जापानी अमेरिकियों की तुलना में भारतीय अमेरिकियों की राजनीतिक भागीदारी का ट्रेंड बेहतर है। यही नहीं, कांग्रेस की सभी सीटों में से 30% पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। कुल मिलाकर उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही और कई कमला हैरिस सुर्खियों में होंगी। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टीवी सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के फेम एक्टर शहीर शेख इन दिनों पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में बने हुए हैं। एक्टर ने हाल ही में अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया था। उन्होंने बताया था कि वो रुचिका कपूर को डेट कर रहे हैं और इस खबर के बाद से ही फैंस कयास लगा रहे हैं कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। तो कब कर रहे हैं शहीर शेख शादी, इस रिपोर्ट में देखिए। मनोरंजन जगत के सितारे किसी भी हालत में कोरोना वायरस के आगे हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं। कोरोना के कहर के बीच कई टीवी और बॉलीवुड सितारे शादी के बंधन में बंध चुके हैं। वहीं कई सेलेब्स आने वाले समय में 7 फेरे लेने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच खबरें आ रही हैं कि टीवी सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के में नजर आ चुके अभिनेता शहीर शेख भी शादी करने जा रहे हैं। अफवाहों का बाजार गर्म है कि शाहिद शेख अपनी गर्लफ्रेंड रुचिका कपूर के साथ 7 फेरे लेने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शहीर और रुचिका दिसंबर में शादी कर सकते हैं। दोनों इंटीमेट सेरेमनी में शादी करेंगे। शहीर और रुचिका अपने घर पर छोटी सी सेरेमनी करने वाले हैं, जिनमें उनके करीबी दोस्त और परिवार वाले शामिल होंगे।
आपको बता दें कि शहीद ने हाल ही में रुचिका की फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर उन्हें माय गर्ल कहा था। बाद में शहीद ने रुचिका संग एक फोटो पोस्ट करते हुए उन्हें अपना इकिगाई कहा था। इस जापानी शब्द का मतलब जीने का कारण होता है। ऐसे में शहीद ने इशारों में अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया है। रुचिका के साथ फोटो शेयर करते हुए शहीद शेख ने लिखा कि ये लो, फोटोशॉप की गई तस्वीरों के बाद मैंने सोचा मैं आप सबका समय बचा दूं। इस मस्ती भरी फोटो में शहीद और रुचिका अजीब पोज देकर मस्ती कर रहे हैं। शहीद को उनके फैंस ने बधाई दी है, साथ ही टीवी के कई स्टार्स भी उनको बधाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक शहीद शेख ने अपनी शादी की खबर की पुष्टि नहीं की है। ये पहली बार है जब शहीद ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया है। इससे उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं। शादी के बारे में बात करते हुए शहीद ने कहा था कि वे इसके बारे में सोच रहे हैं। शहीद ने कहा था कि इस लॉकडाउन ने मुझे एहसास करवाया है कि मैं हमेशा इसे यानी शादी को अगले 2 साल के लिए आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन आपको नहीं पता कि आप अगले 2 साल देखोगे भी या नहीं। मुझे अभी परिवार की शुरुआत करने के लिए एक बड़ा अपार्टमेंट चाहिए होगा और मैं वो हासिल करने के लिए काम कर रहा हूँ। अब फैंस को इंतजार है तो बस शहीद के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद अब इंतजार है तो नतीजों का, लेकिन एग्जिट पोल की तस्वीर सामने आ गई है। चुनाव के सभी एग्जिट पोल जहां महागठबंधन को बढ़त दे रहे हैं, तो वहीं एनडीए खेमा अभी भी साइलेंट वोटर को लेकर उम्मीद बांधे रखा हुआ है, जिसके बाद से लग रहा है कि एनडीए को चमत्कार की उम्मीद है। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 3 चरणों में कराए गए, जिसके बाद तमाम एग्जिट पोल में जो तस्वीर सामने आई वो एनडीए गुट की परेशानी का सबब बन सकती है। एग्जिट पोल बिहार में महागठबंधन की बम्पर बहुमत के साथ सरकार बनाने की भविष्यवाणी कर चुका है। हालांकि एनडीए खेमा महिला वोटरों को लेकर भी थोड़ा उत्साहित है। विधानसभा और लोकसभा के पिछले 3 चुनावों में राज्य में महिला वोटरों का प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा था और इसका सीधा फायदा नीतीश कुमार को मिला था। एग्जिट पोल के अनुमान भले ही एनडीए के पक्ष में जाता नहीं दिख रहा है, लेकिन एनडीए खेमे में साइलेंट और महिला वोटरों को लेकर एक आशा की किरण दिख रही है। हालांकि एनडीए खेमा अभी थोड़ा शांत है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू दोनों के नेताओं का मानना है कि साइलेंट वोटर बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में करिश्मा कर सकते हैं। बिहार बीजेपी चीफ संजय जायसवाल का कहना है कि बिहार में ऐसे बहुत सारे वोटर्स हैं जिनको पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाओं से सीधा लाभ हुआ है और ये साइलेंट वोटर हैं और एग्जिट पोल में ऐसे वोटरों की राय ले पाना मुश्किल होता है। हमें अंतिम परिणाम का इंतजार करना चाहिए, हम आराम से सरकार बना लेंगे। आपको बता दें कि ये एग्जिट पोल कई बार सही साबित होते हैं तो कई बार गलत भी होते हैं। 2005, 2010, 2015 के विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित नहीं हुए थे। 2005 में नीतीश कुमार के सत्ता में वापसी की किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। वहीं 2010 विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल की भविष्यवाणी सही नहीं रही थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल्स में बीजेपी के गठबंधन की सरकार बनाने की उम्मीद जताई गई, जबकि महागठबंधन को उस बार बम्पर बहुमत मिला था। वहीं दूसरी ओर जेडीयू के नेता महिलाओं और ईबीसी वोटर नीतीश कुमार की लोकप्रियता को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। जेडीयू के बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी का कहना है कि 2005 में किसी ने नहीं कहा था कि नीतीश कुमार वापसी करने वाले हैं। 2010 में त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी की गई और 2015 में एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बना रहे थे। इसलिए हमें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करने के कई
कारण है। हालांकि आरजेडी के राज्यसभा सदस्य मनोज झा का कहना है कि ओपिनियन पोल से लेकर एग्जिट पोल तक हमने लंबा रास्ता तय कर लिया है। इस दौरान लोगों ने तेजस्वी यादव में भरोसा जताया है। हमें जीत का पूरा विश्वास है। एग्जिट पोल के नतीजे से गदगद कांग्रेस ने ये भी दावा किया है कि राज्य में महागठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का कहना है कि बिहार ने बदलाव के लिए वोट किया है, रोजगार के लिए वोट किया है। जहां तक एग्जिट पोल की बात कहें तो चैनलों और न्यूज़पेपरों के लिए एक आंकड़ा है। जब चुनाव परिणाम आएंगे तो असल नतीजे सबके सामने होंगे। यूपीए को 150 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, वहीं कांग्रेस को 40 से 55 सीटें मिलेंगी। आपको बता दें कि 2015 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने सबसे ज्यादा 60.5% वोटिंग की थी और 53.3% पुरुषों ने वोट डाले थे। इसका फायदा सीधा नीतीश कुमार को मिला था और उनकी सत्ता में वापसी हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 54.9% पुरुषों ने वोट डाले थे, जबकि महिलाओं का प्रतिशत 49.6 रहा था। लोकसभा चुनाव में राज्य की 40 सीटों में से 39 पर जीत मिली थी। ऐसे में 2020 में महिलाओं का ज्यादा मतदान सत्तारूढ़ खेमे को थोड़ा बल दे रहा है। वहीं बिहार में ऐसा भी कई लोग हैं जिन्हें एग्जिट पोल्स पसंद नहीं आए हैं और वो इतिहास का हवाला दे रहे हैं। ऐसे लोग 2019 के लोकसभा चुनाव और 2015 के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स का हवाला दे रहे हैं। वे साइलेंट वोटर और मैच्योर वोटर की भी बात कर रहे हैं। महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ने का भी हवाला दे रहे हैं। एनडीए समर्थकों को लग रहा है कि बिहार के लोग इतनी जल्दी नीतीश के अच्छे काम को नहीं भुलाएंगे। खैर, कल नतीजे आने के बाद ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि बिहार में किसकी सरकार बनी है और किसके सिर सजा है जीत का सरताज। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।